हेलो साथियों। इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपीएफसी एंड ईओएओ के बारे में, उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, उनके सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे, उनके पावर एंड फंक्शंस के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है भाई, इसके पहले हमने आपको ईपीएफओ से रिलेटेड 2-3 वीडियोस और प्रोवाइड करी ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो पाए इस वाली वैकेंसी को लेकर के। जब हमारा सिलेक्शन हुआ उसके बाद कई सारे कैंडिडेट को जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको ये लग रहा होगा कि रिजल्ट आने के बाद में, हमारे सिलेक्शन होने के बाद में हमने ये बैचेस लॉन्च करे हैं और इसके पहले हम इस वाली प्रोफाइल में नहीं थे। भाई 2017 से मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारा जो पूरा खर्चा है मेरी फैमिली का, वो मैं इसी से ही उठाता हूँ। मतलब हम 2017 से ही इस प्रोफेशन में है, टीचिंग के प्रोफेशन में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि जैसे ही सिलेक्शन हुआ उसके बाद में हमने ये बैचेस आपके लिए बनाए। इसके लिए प्रिपरेशन पहले से ही चल रही थी, ये अचानक से ऐसा नहीं हुआ है। आप, मेरा नाम है राहुल सोनी, आप चाहे तो मेरी वीडियो सर्च कर सकते हैं, किसी भी मैथ्स के चैप्टर का नाम, उसके बाद बाय राहुल सोनी सर या बाय सोनी सर डाल सकते हैं। यूट्यूब पे मेरी पुरानी क्लासेस जो अलग अलग छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हमने पढ़ाई हैं वो आपको दिखाई दे देंगी। अब हम बात करते हैं कि इस वाली वीडियो में हमारे साथ बात क्या करनी है, लेकिन फिलहाल अभी के अभी वो पुरानी वीडियोस हैं। अभी मैं पूरी तरीके से एसएसजी गुरुकुल पे ही हूँ और पूरा जो बैच कंप्लीट होगा वो आपका यहीं पर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एपीएफसी एंड ईओएओ के प्रोफाइल के बारे में। तो भाई इनकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें काम करने देखने को मिलता है बहुत सारे फंक्शंस में, यानी वेरियस, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कई सारे टाइप के अलग अलग काम हैं जिससे आप थोड़ा सा भी बोर फील नहीं होते हैं। ईपीएफ के जो एक्ट्स हैं वो जो पीएसयूज हैं यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, सेमी गवर्नमेंटल जो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई रजिस्टर्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी है, फैक्ट्री है, तो उन पे ईपीएफ के एक्ट्स अच्छे तरीके से लागू हो रहे हैं कि नहीं लागू हो रहे हैं, इसके लिए एपीएफसी इसकी निगरानी करता है, ईओएओ भी इसकी निगरानी करते हैं। और बहुत सारे फंक्शंस हैं, इस वीडियो में इसी चीज़ पर बात करेंगे। कोई भी चाहे सेमी अर्ध सरकारी हो या पीएसयूज हो, जैसे भेल एंड गेल या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस वगैरह ऐसे, या कोई कोई ऐसा हो जो बिल्कुल प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, कोई भी कंपनी हो या फैक्ट्री, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बनाती हो, चाहे जो भी, वहां पर ईपीएफ के एक्ट्स अच्छे से लागू हो रहे कि नहीं लागू हो रहे, इनको लेकर के इन्फोर्समेंट एंड रिकवरी का फंक्शंस देखने को मिलता है। क्वासी जुडिशियल फंक्शंस हैं एपीएफसी के पास में, उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे इसी वीडियो में। हम लोग बात करेंगे फाइनेंस, अकाउंट्स एंड बैंकिंग फंक्शंस के बारे में, एचआरएम के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विसेज के बारे में, इंटेलिजेंस, विजिलेंस एंड ऑडिट फंक्शंस के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं कि एपीएफसी एंड ईओएओ के जो काम है, जॉब प्रोफाइल है, वो क्या है। तो इस वीडियो में आपको मैं 2 चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एक, पहला कि जिन भी कैंडिडेट के मन में एपीएफसी एंड ईओएओ के बारे में पहले से अवेयरनेस नहीं है तो उनको अवेयरनेस हो जाए कि ये पद क्या है और इनके काम क्या है। दूसरा कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हमें इस वाले सिलेक्शन, इस वाली जो वैकेंसी आएगी इस बार, तो हमें इसमें सिलेक्शन लेना है। क्योंकि मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए, आपको उस पद के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हो सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो बस इसी चीज पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्फोर्समेंट, एग्जामिशन एंड रिकवरी फंक्शंस क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंस्पेक्टर के रूप में परिभाषित किए जाते हैं एपीएफसी, जिनको काम करना क्या होता है कि जो भी एक्ट्स हैं ईपीएफ के, लाइक जो प्रोविडेंट फंड के स्कीम्स हैं या पेंशन स्कीम्स हैं या इंश्योरेंस हैं, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उस कंपनी, फैक्ट्री में, जहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जो ईपीएफ के दायरे में आता है, वहाँ पर उनको ढंग से मिल रहा कि नहीं मिल रहा, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको। तो अगर अच्छे से नहीं मिल रहा तो इनको इंस्पेक्टर्स के रूप में परिभाषित किया गया है कि आप जाकर के तलाशी भी कर सकते हो, जांच सकते हो, सर्च भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर कोई फॉल्ट दिखती है आप चाहें तो उस पर पेनाल्टी लगा सकते हैं। एपीएफसी, उनके पास क्वासी जुडिशियल पावर भी होती है, वो पेनाल्टी भी लगा सकते हैं, तो जुर्माना भी लगा सकते हैं, वो यहाँ तक कि उस एस्टेब्लिशमेंट को सीज भी कर सकते हैं, वो कंपनी एंड फैक्ट्रीज को, या अपने हाथ में लेकर के खुद से रन करा सकते हैं, ऐसी भी पावर देखने को मिलती है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास में क्वासी जुडिशियल पावर तो नहीं होती, लेकिन ये पावर है रिकवरी फंक्शंस का एंड इन्फोर्समेंट का, वो रहता है, डायरेक्शन रहता है एपीएफसी का। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कंप्लायंसेस जो भी रहेंगे पीएफ ट्रस्ट के एग्जाम्पशंस का, यानी पीएफ में अगर छूट मिली है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज को। तो इन केस अगर आप नॉन कंप्लायंसेस रहते हैं तो उनको रिकमेंड यानी सिफारिश कर सकते हैं उचित जो भी सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उनके पास में। और फिर ये भी हो सकता है कि जो पीएफ की छूट मिल रही है वो उस संस्थान को ना मिले, उस ऑर्गेनाइजेशन को ना मिले। यहाँ पर रिकवरी ऑफिसर के रूप में भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको परिभाषित करती है कि आप रिकवरी कर सकते हैं जो भी पीएफ ड्यूज रह गए हैं। यानी कोई भी एम्प्लॉई है तो उसका प्रोविडेंट फंड जो भविष्य निधि है उसमें परसेंटेज फिक्स होता है कि इतना सरकार गवर्नमेंट देगी, इतना एम्प्लॉयर देगा। और अगर वो ड्यूज नहीं रह जाते हैं तो उसको रिकवरी करने का काम है एपीएफसी एंड ईओएओ का। अब रिकवरी का मतलब ये है यहाँ पर कि जैसे किसी कंपनी या फैक्ट्री में बोला कि वहाँ पर काम करने वाले हैं 80 लोग, जबकि वो रजिस्टर्ड पीएफ में खाते में करवा रखे हैं 30 लोग 40 लोग का, और बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पीएफ नहीं आ रहे हैं। बाद में पता चलता है, जांच होती है तो ये पता चलता है ऑडिट में कि इनके पास एम्प्लॉयज़ बहुत सारे ऐसे थे जो पहले से काम कर रहे हैं लेकिन वो इसमें नहीं है, पीएफ अकाउंट से जुड़े नहीं है, ईपीएफओ के लिस्ट में ईपीएफओ में उनका अकाउंट्स नहीं है। तो क्यों नहीं है, वहाँ से लेकर के उस एम्प्लॉय की जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से लेकर के आखिरी तक के पीएफ जो ड्यूज रह गए हैं वो भी, उन पर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी, और अगर पेनाल्टी लगानी है तो वो पेनाल्टी भी उसी के हिसाब से लगाने का काम है एपीएफसी का। यहाँ पर क्वासी जुडिशियल फंक्शंस में क्या है कि अगर ऐसे पीएफ ड्यूज रह गए हैं और वो जमा नहीं कर रही कंपनी तो उनको समन भी भेजा जा सकता है। एपीएफसी के पास पावर रहती है एज अ सिविल कोर्ट, वो उनको अरेस्ट भी करा सकते हैं, वारंट इश्यू कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं अपने ऑफिस में समन भेज करके। अगर ऐसा भी है कि उनको जुर्माना भी लगाया जा सकता है, उनके पास में जो उनके रिकॉर्ड्स हैं उसको मंगा सकते हैं अपने पास, यहाँ तक कि उनके जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क भी कर सकते हैं। ये वाली पावर रहती है एपीएफसी के पास में। सो क्वासी जुडिशियल पावर जो है ये एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास होती है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास ये पावर नहीं रहती, उनके पास में हाँ ये रिकवरी ऑफिसर एंड एज ए इंस्पेक्टर काम कर सकते हैं एपीएफसी के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर और भी काम देखने को मिलता है, यानी कि और अगर हम बात करते हैं वित्तीय एंड वित्तीय संस्थानों के रूप में, जैसे अगर हम बात करें जो क्लेम्स आते हैं पीएफ के लिए, उन क्लेम्स को फिर सेटलमेंट करने का काम है किसका, एपीएफसी एंड ईओएओ का। लाइक पीएफ निकालना है, पेंशन स्कीम में बदलना है, पेंशन स्कीम में कितने पेंशन के रूप में कितने रुपए फिक्स करने हैं, कितना पीएफ के रूप में देना है रिटायरमेंट के बाद में, वो पूरा काम देखना होता है इनको कितना डेबिट हुआ ईपीएफओ से, कितना क्रेडिट हुआ उसका भी खाता रखना होता है, उसकी भी जानकारी। इसके साथ में जो एस्टेब्लिशमेंट हैं यानी कि जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, उनके जो खाते हैं उनकी और एम्प्लॉयर के भी, एम्प्लॉयज़ के भी खातों की देखनी होती है। अगर इनकेस कोई क्रिमिनल केसेस फाइंड होता है या फाइल होता है एम्प्लॉयर के लिए तो उसको भी इन्हीं को देखना होता है, और एज ए सिविल कोर्ट कि क्या इश्यूज थे और उसको दूर करने का काम भी, उसका सेटलमेंट का काम भी एपीएफसी एंड ईओ के पास में होता है। तो भाई अगर हम बात करते हैं कि इंटेलिजेंस विजिलेंस एंड ऑडिट फंक्शंस क्या है, तो डेपुटेशन के आधार पर ये वाला काम भी देखने को मिलता है, खुफिया सतर्कता और अकाउंट्स का काम, लेखा विभाग का भी। इसमें क्या होता है कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो वो फ्रॉड क्यों हुआ और भविष्य में ना हो इसके लिए काम करना होता है। तो इसमें आप डेपुटेशन के अपनी इच्छा और अपने क्वालिफिकेशंस या योग्यता के आधार पर भी सिलेक्ट हो जाते हैं, और इस वाले है तो इसी डिपार्टमेंट का काम, है तो इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम, लेकिन इसमें सभी को मौका नहीं मिलता। वो मौका मिलता है जैसा कि हमको पता चला, वो मौका मिलता है योग्यता के आधार पर, अगर आप योग्य हैं और साथ ही साथ आप इस वाले डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो। अब और बात करते हैं कि भाई ये तो पावर रही एपीएफसी और एओ की। अगर आपको पसंद आई है ये पावर तो आपको तैयारी करनी चाहिए इस वाली वैकेंसी की। इस वाली वैकेंसी में आप जो चाहते हो मान सम्मान वो तो मिलता है ही, आप जो चाहते हो सोशल वर्क करना उन एम्प्लॉयज़ के बीच, उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनके बीच में आप रहे हैं, तो वो वाला मौका भी मिलता है, क्योंकि आप जिनके लिए काम करने जा रहे हो वो कोई बहुत बड़े बड़े लोग नहीं हैं, वो सैलरीड हैं 15,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे। तो आप उनके लिए काम कर रहे हो जो सोशल से समाज से जुड़े हैं, तो मतलब सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान आपको रखना होता है। तो एक तरीके से आप सोशल वर्क भी कह सकते हो कि सोशल वर्क भी देखने को मिलता है आपके काम में, और साथ ही साथ अच्छी सैलरी तो है ही। तो एपीएफसी की ही सैलरी के बारे में बात करें तो भाई पे बैंड इनका जो होता है ये डिसाइड होता है किससे, कि ग्रुप ए की सर्विस है, ग्रुप बी की सर्विस है, ग्रेड पे कितना है। तो जो एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है ये ग्रुप ए की सर्विस कही जाती है, 5400 ग्रेड पे की सर्विस है।
इसके ऊपर की जो सर्विसेज है 5400 ग्रेड पे के ऊपर की, ये रिलीज नहीं होती, ये प्रमोशन बेस्ड हो जाती है। मैक्सिमम जो सैलरी पर वैकेंसी जाती हैं, तैयारी होती है, लोग सिलेक्ट होते हैं, वो यही होती है 5400 ग्रेड पे। तो ग्रुप ए की सर्विस है 5400 ग्रेड पे है, बेसिक सैलरी 56,100 से स्टार्ट होती है, और 56,100 से बेसिक सैलरी, यानी कि इसके बाद डियरनेस अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, इसके साथ परिवहन भत्ता, और इसके साथ और भी कुछ भत्ते हैं, कुछ और अलाउंसेस हैं जो मिलते हैं। हम आपको बात करें, ये तो पुराना वाला हो गया, नए वाले के हिसाब से बात करें, जैसे ईओ एंड एओ की, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की, अभी प्रेजेंट में सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग के समय जो मिलेगा वो ऐसे कुछ मिलेगा, जैसे 47,600 तो बेसिक पे हो गया। ग्रुप बी की सर्विस होती है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, और इनका जो ग्रेड पे होता रहता है वो है 4800 लेकिन बेसिक पे जो सैलरी होती है वो होती है बेसिक पे 47,600 स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग के समय। तो इसके बाद में जनवरी 2025 में 53% डीए मिलता है, महंगाई भत्ता बेसिक पे का। तो 47,600 का 53% 25,228, तो ये तो डियरनेस अलाउंसेस हो गया, महंगाई भत्ता। इसके साथ एचआरए यानी कि हाउसिंग रेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं। ये वेरी करता है कि किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है, XYZ सिटी में, तो छोटी बड़ी मध्यम सिटी में उसके अकॉर्डिंग ये वाला चेंज होता रहता है, बट अप्रॉक्सीमेट 12,000 के आसपास रहेगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस 5,000 मिलते हैं। डीए ऑन टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंसेस पर भी जो भत्ता है महंगाई का वो 620 रुपये। इसके साथ एफएमए यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, ये भी रहता है 2,000 रुपये का, और ग्रॉस जो बनती है सैलरी 93,300 बनती है अप्रॉक्सीमेट। बट इसके बाद में एनपीएस यानी पेंशन स्कीम में आपके जो पैसे डिडक्ट होते हैं, उस डिडक्शन के बाद आपके पास इन हैंड बचता है 80 के आसपास। अब ये वेरी करेगा कि किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है, उसी सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो जाकर के बनेगी। लेकिन ये एक अच्छी खासी सैलरी है, और इस सैलरी पर आपका सिलेक्शन होगा ईओ एंड एओ को लेकर के। अगर आप इन दोनों पदों के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास में इसका सिलेबस होना चाहिए कि कैसे क्या क्या पूछा जाता है इस वाले एग्जाम में। हमने उस वीडियो में आपको बता रखा है कि भाई एक सिंगल पेपर होता है इन दोनों वैकेंसीज का, एक सिंगल पेपर, तैयारी लगभग सेम होती है दोनों की, मतलब एपीएफसी के पद के लिए भी और ईओ एओ के पद के लिए भी सेम तैयारी है, सेम सिलेबस है। तो आपको क्या करना है, आपको बस इसको आपको बस सिलेबस जो है वो अच्छे से देख लेना है कि सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, ये सारा टॉपिक जो है, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है, ये एक एक सिलेबस के अंदर, यानी अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें, लेबर लॉज की बात करें, तो इस वाले सब्जेक्ट के अंदर किन किन टॉपिक्स से सवाल बनता है वो सारा हमने पहले ही आपको बता रखा है। आप SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन पे जाओगे, ये वीडियो फ्री है, तो एप्लीकेशन में जाने के बाद रैंकर्स बैच है, उसमें हमने ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा, किस वाले सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से सवाल बनते हैं, क्या क्या पढ़ना है वो बता रखे हैं। तो आप उसको ढूंढ के देख जरूर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो एक पेपर होगा 120 क्वेश्चंस का उसमें क्या क्या पूछा जाता है, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छे से हो पाए और जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है इसमें आपकी एक सीट पक्की भी हो पाए। हमने जो भत्ते बताए, अलाउंसेस बताए, उसमें कुछ और भी होते हैं। देखिए एचआरए तो मिलता है, डियरनेस अलाउंस के बारे में बता दिया, महंगाई भत्ता के बारे में, लोन फैसिलिटी भी तो मिलती है सिलेक्शन के बाद, प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट जब आएगा, रिटायरमेंट के बाद में प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस तो रहते हैं, मेडिकल अलाउंसेस भी होते हैं, कन्वीनियंस मेंटेनेंस मिलता है, मोबाइल का बिल मिलता है, रिचार्ज 1 महीने का, पर मंथ का, साल भर का, ऐसा वाला, न्यूज़पेपर अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये सिलेबस वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप तैयारी करना चाहते ही हैं तो जो रैंकर्स बैच की बात मैं बता रहा हूँ, इसी रैंकर्स बैच में सिलेबस का पार्ट जो है वो पूरा फ्री है, आप देख जरूर लीजिएगा। इस रैंकर्स बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें हम पूरा अपना जो है एक्सपीरियंस वो देने वाले हैं कि कैसे हमारा सिलेक्शन हुआ, उसी पर आधारित आपका भी होगा। तो हमें ज़्यादा कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं थी, हमने पहले ही आपको बता रखा, मेरी रैंक 148 है और हम चाहते हैं बस 148 ही स्टूडेंट्स, मतलब इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स का हम एडमिशन इस वाले बैच में नहीं ले रहे हैं, और इतने ही स्टूडेंट्स रहेंगे तो हम उन पर प्रॉपर ध्यान भी दे पाएंगे कि हमें उनको कैसे सिखाना है, कैसे बताना है कि इस वाली वैकेंसी को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है।
तो इस वाली वैकेंसी इस वाले बैच में, रैंकर्स बैच में, इससे ज़्यादा एडमिशन्स भी नहीं होने वाले हैं। एडमिशन्स लगभग आधे के आसपास तो है ही। बस अगर आप चाहते हैं इस वाले बैच में जुड़ना तो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, अदरवाइज इसके ऊपर फिर चाहे आप जितना भी कॉल या मैसेजेस करें, या चाहे आप हमारे मतलब चाहे जितने खास रहे हों, हम एडमिशन्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएंगे आपके ऊपर। तो भाई यहाँ पर आपको हम लाइव क्लासेस तो देंगे ही, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्या रहेंगी कि आपको 15 कह सकते हो 35 40 मिनट्स 45 मिनट्स ऐसी, जिसमें हम पूरा कंटेंट पहले आपको समझा देंगे। 2-3 वीडियोस के माध्यम से पहले एक टॉपिक को कवर कर देंगे, देन हम आपके साथ में लाइव आएंगे। इस बात पर कि कोई डाउट रह गया है पूरे सेशंस में तो आप पूछिए, तभी आप पूछ पाओगे। और जब कम लोग रहेंगे तो ग्रुप बना करके स्टडी अच्छी हो जाती है, आप भी जानते हैं। किसी एक का डाउट हुआ तो हो सकता है वो डाउट्स पूरे 148 बच्चों का हो। तो इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। लाइव डाउट सेशंस भी रखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल देंगे, पीडीएफ देंगे। जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। अगर आपका हिंदी माध्यम है और आप ये समझ रहे हो कि इंग्लिश माध्यम वालों को इसमें ज़्यादा फायदा मिलता है, कह सकते हैं, लेकिन मेरा खुद भी तो हिंदी माध्यम था, तो हिंदी माध्यम वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी इसमें अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली इंग्लिश माध्यम वालों को, मेरा तो इंटरव्यू भी हिंदी माध्यम में हुआ है। तो हम आपको इस बैच में मतलब रिटन एग्जाम के साथ साथ लेकर के इंटरव्यू तक की गाइडेंस देने वाले हैं। ये सिर्फ रिटन एग्जाम को क्लियर करने के लिए नहीं है, ये इंटरव्यू तक का है। यानी आपके नोटिफिकेशन आने से लेकर के, फॉर्म भरने से लेकर के, इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन की मिठाई खाने तक हम आपके साथ में रहेंगे। इस वाले पूरे बैच की फी जो है 6,999 थी। अभी खाली 148 स्टूडेंट्स चाहिए थे, हमने कहा था 48 स्टूडेंट तक केवल 6,999 रहेगी, शुरुआत के 48 स्टूडेंट तक। उसके बाद फीस अपने आप वही हो जाएगी, वही दिखाई देगी। तो इस वाले बैच में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो इस वाले बैच में हम आपकी जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो सिर्फ रिटन एग्जाम की नहीं है, वो पूरी प्रिपरेशन है, इंटरव्यू के गाइडेंस तक की है। ठीक है, और इसके बाद आपको कहीं और मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कंटेंट आपके पास सफिशिएंट आ जाएगा। हर एक सब्जेक्ट के जो हमने सब्जेक्ट बताए हैं इन पर बेस्ड इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे हम नॉर्मल बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की, तो इस पर बेस्ड कम से कम 1200 क्वेश्चंस आपसे हम करवाएंगे, वो जैसा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आता है। हम बात करेंगे इंश्योरेंस पर, सोशल सिक्योरिटीज पर, या जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, जो टॉपिक्स आपके अलग से हैं, इन पर बहुत बढ़िया ढंग से बात होगी। और इन पर बहुत सारे ऐसे सवालों पर प्रैक्टिस होगी कि आप जब एमसीक्यूज लगाओगे कहीं भी, किसी भी इंस्टीट्यूट का, कहीं पर भी गूगल करके अगर आप मॉक लगाओगे ना, तो आपके वो क्वेश्चन सारे के सारे सही निकलेंगे। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इस वाले बैच में। तो बिल्कुल देरी ना करिए, आप आ जाइए एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर और ज्वाइन कर लीजिए आप अपना रैंकर्स बैच। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दिए गए जो नंबर्स थे हर पेजेस पे, उन पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो। बाकी एसएसजी गुरुकुल पर आपके रैंकर्स बैच में आपका स्वागत रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।